उस साधु जी ने मयंक की तरफ देखते हुए कहा, भगवान अपनी शरण में आए हुए सारे भक्तों का स्वागत करते हैं, इसलिए तुम्हें भगवान की शरण में आना चाहिए। मयंक ने फिर पूछा, शरण में आने से आपका क्या मतलब है साधु जी? मैं समझा नहीं। क्या यह कोई संस्कार है जो हमें करना है? साधु जी ने उसे समझाते हुए कहा, शरण में आने का मतलब यह है कि तुम्हें अपनी सारी इच्छाएं त्याग देनी है। लोभ, माया, ये सब तुम्हें छोड़ देना है। शरण में आने के बाद इनका कोई महत्व नहीं रह जाता। आपको इसे गलत समझने की जरूरत नहीं है। मयंक ने फिर कहा, अच्छा तो ये बात है साधु जी कि ब्यूटीफुल लेडी आपकी शरण में आना चाहती है। उस बूढ़े साधु ने टीना की तरफ देखते हुए कहा, ये लेडी बहुत अमीर लड़की है, वो यंग है, उसने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, इसलिए उसका भाग्य उसके साथ है। टीना को डर था कहीं मयंक फिर से साधु के सामने कोई बकवास ना करे, इसलिए उसने जल्दी से कहा, साधु जी उनके सवालों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। बूढ़े साधु ने अपनी आंखों को पूरी तरह से ऊपर किया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। फिर उसने टीना की तरफ देखते हुए कहा, लड़की, जिस तरह तुम्हारे चेहरे की बनावट है, यह एक इशारा दे रहा है कि तुम्हारी फैमिली में किसी ने तुम्हारे फैमिली के खिलाफ कुछ किया है। जब तुम 4 साल की थी तब तुम्हारी मां गुजर गई और कुछ दिनों पहले तुम्हारे पिता भी चल बसे हैं। उन दोनों की आत्मा अभी भी अशांत है। मयंक को पता था कि टीना की मम्मी पापा दोनों नहीं हैं। टीना के पापा को उसने अपने सामने मरते हुए देखा था और टीना की मम्मी वो जब 4 साल की थी तभी चल बसी थी, इसीलिए उसे साधु की बातें समझ में नहीं आई। मयंक दोबारा सवाल पूछे बगैर नहीं रह सका। उसने पूछा, साधु जी आपका इससे क्या मतलब है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। साधु जी ने कहा, इस दुनिया में हमारा शरीर नश्वर है, शरीर मिट जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मिटती। जीवन के बाद जब आफ्टर लाइफ में हमारी आत्मा एंटर करती है तो वो शांति से नहीं रह सकती, क्योंकि वो अभी भी अपनी पास्ट लाइफ की कुछ चीजों में अटकी रहती है। वो उसकी आधी इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई है, इसलिए अशांत रहती है। टीना की मम्मी के गुजर जाने के बाद क्या उनका अंतिम संस्कार किया गया था या नहीं, इसके बारे में मयंक को पता नहीं था, लेकिन उसने अपनी आंखों से टीना के पापा को दहकती आग में उस नदी के पानी में चलते हुए देखा था। उसने टीना की तरफ देखा। वो समझ गया था कि साधु जी सही कह रहे हैं। तभी टीना ने रोते हुए कहा, साधु जी क्या इसका मतलब यह है कि मेरे मम्मी पापा की मौत मेरी वजह से हुई है? मुझे बचाने के लिए उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, इसलिए वो शांति से नहीं रह पा रहे वहां? बूढ़े साधु ने टीना की तरफ देखकर अपना सिर हिलाते हुए कहा, देखो लड़की, तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। तुमने इस जीवन में जो कुछ भी सहा है वो तुम्हारे पिछले जन्म का फल है जो तुम्हें मिला है। तुम अपनी नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा ये जानना चाहती हो तो तुम्हें वही करना होगा जो तुमने इस लाइफ में किया है। तुम्हारे कर्म तुम्हें बताते हैं कि तुम नेक्स्ट लाइफ में कैसी लाइफ जियोगी। तुम्हारे आज के कर्म ही उस पर निर्भर करते हैं। टीना ने अपनी आंखों को साफ करते हुए कहा, साधु जी मुझे गाइड कीजिए कि मुझे आगे क्या करना है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसकी बात सुनकर साधु जी ने आगे कहा, लड़की, अब जबकि तुम्हारे मम्मी पापा दोनों इस दुनिया में नहीं हैं, तो तुम शांति से नहीं रह पाओगी। जब तुम्हारे पापा जिंदा थे तो तुम्हारी मम्मी उन्हें हर रोज नजर आया करती थी और रात को उनके सपने में आती थी, जिसकी वजह से वो कभी भी दूसरी औरत के चक्कर में नहीं पड़े। मयंक ने अपने ही मन में सोचा, साधु जी फिर से सही है। मिस्टर ओबरॉय ने अपनी वाइफ के गुजर जाने के बाद कभी किसी दूसरी औरत में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, और जैसे ही वो परेशान हो गए थे तो उन्होंने अपनी ही तलवार को अपने गले के ऊपर चलाकर खुद को मौत के लिए चुन लिया था। क्या सच में टीना की मम्मी ने उन्हें परेशान किया था? क्या वो सब उनकी वजह से था? साधु जी ने फिर से उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे पापा की डेथ के बाद वो दोनों पति पत्नी एक हो गए। उनकी आत्माएं एक दूसरे से मिल गई।
तुम्हारी मम्मी को उनकी इच्छा समझनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पापा की डेड बॉडी को जल्द से जल्द मिट्टी में दफना दिया जाए, वरना तुम्हें आगे जाकर बड़ी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। तुम्हें कुछ अजीब चीजों का सामना करना पड़ सकता है। इन सब के कारण आगे चलकर तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा और हर्ट होना पड़ेगा। टीना अब अपना रोना रोक नहीं सकती थी। वो धीरे धीरे सिसकने लगी और उसने कहा, आप सही कह रहे हैं साधु जी। कल रात जब मैं इनके साथ बाहर बैठी थी तो मैंने अपने पापा की आवाज सुनी। जब वो हादसा हुआ था तब वो जंगल में जूते पहनकर गए थे। उन्होंने वही जूते कल भी पहने थे और वो मेरे सामने जिंदा खड़े थे। मैंने कई बार उन्हें अपने सपनों में भी देखा है। मैंने उन्हें खुद को चाकू से हर्ट होते हुए भी देखा है। ये मेरा भ्रम है या सच, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन भी मुझे ऐसा लगा कि उनके शूज की नोक अंदर की तरफ थी। क्या सच में वो मेरे पापा थे? टीना के सवाल सुनकर उस बूढ़े साधु ने क्लियर आंसर नहीं दिया और उन्होंने कहा, यह दुनिया आज तक बहुत बड़े साइंटिस्ट जैसे लोगों के लिए सुपर नेचुरल शक्तियों से भर गई है। उन्हें अभी भी नहीं पता कि इस दुनिया में कौन कौन सी शक्तियां छुपी हुई हैं। अगर तुम इस पर भरोसा करती हो तो कुछ भी हो सकता है, और अगर तुम विश्वास नहीं करती तो कुछ नहीं होगा। टीना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं आप पर विश्वास करती हूँ साधु जी, क्योंकि मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। आई ट्रस्ट यू। प्लीज मुझे समझाइए और मुझे गाइड कीजिए। मैं अपने मम्मी पापा को सेफ फील कराने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बूढ़े साधु ने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर ली और अपना लेफ्ट हाथ ऊपर करके कुछ काउंट करने की कोशिश की। फिर उन्होंने कहा, चाहे वो किसी भी दुनिया में क्यों ना हो, वो आकाश में हो या जमीन पर, एक ही चीज उन्हें परेशान करती है और वो है चिंता। तुम्हारे पापा को यहां पर आना पड़ा, इसका मतलब है उनकी कोई इच्छा है जो अधूरी रह गई है, या कुछ ऐसा जिसे वो जाने नहीं दे सकते। ऐसा कुछ नहीं था जो मिस्टर ओबरॉय की अधूरी इच्छा थी। कोई नहीं जानता था कि वो इच्छा क्या थी, लेकिन ये सोचने वाली बात थी कि उनके पास ऐसा क्या था जिसे वो जाने नहीं देना चाहते थे। टीना ने उस बूढ़े साधु की तरफ देखते हुए कहा, जब पापा जिंदा थे तो उन्हें पैसे या पावर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें बस एक ही चिंता थी और वो मैं हूं। मेरे अलावा वो और कुछ नहीं सोच सकते थे। मेरे अलावा और कुछ नहीं था जो वो जाने दे सकते थे। बूढ़े साधु ने अपना सिर हिलाया और हाथ बढ़ाकर उसने ऊपर की तरफ कर दिया। टीना हैरान थी। उसने मयंक की तरफ देखा। मयंक को पता भी नहीं था कि आखिर साधु क्या कहना चाहते हैं। उसने धीरे से कहा, साधु जी, क्या आपको पैसे चाहिए या फिर कुछ और? बूढ़े साधु ने हल्के से कहा, लड़की, अपना दाहिना हाथ मेरे हाथ पर रखो और अपनी आंखें बंद कर लो। कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। टीना ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और उसने कहा, क्या ऐसा सच में हो सकता है कि आप मुझे उस दुनिया में ले जा सकते हैं? टीना ने पूछा, जरूर, लेकिन झट से अपना राइट हैंड साधु जी के राइट हैंड पर रख दिया। साधु जी ने आंखें बंद कर ली और वो कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगे। मयंक को धीरे धीरे कही हुई बात समझ में आती थी, इसलिए उसे साफ साफ समझ में आ रहा था कि साधु जी क्या बड़बड़ा रहे हैं। साधु जी ने कहा, हे भगवान, ये सारी हवा जो हवा नहीं है, दुनिया जो दुनिया नहीं है, आपकी शरण में है। हम एक दूसरे से कितनी बार मिल चुके हैं और अभी भी हमें आपसे मिलने की इच्छा है। मयंक एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा था और अनाथ आश्रम के पास ही एक बहुत बड़ा मंदिर था, जहां पर भगवान श्री कृष्ण और श्री राम से जुड़े हुए बहुत बड़े बड़े पुराण रखे हुए थे। इसलिए जब वो छोटा था तो वो अक्सर उन मंदिरों में साधु के पास चला जाता था और वो बड़े बड़े पुराण जो अक्सर वहां के साधु पढ़ते रहते थे उन्हें सुनता रहता। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, वो उन पुराण में लिखे गए शब्दों का मतलब समझ चुका था, क्योंकि वो बचपन से ही ये चीजें सुन और समझ रहा था। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि साधु जी ध्यान एकाग्रता से अपना बनाया गया मंत्र पढ़ रहे हैं। मयंक ने सोचा, ये सब मैं नहीं पढ़ने वाला, कितना बोरिंग है ये इतने मोटे मोटे बुक्स को पढ़ना मेरा काम नहीं है। और साधु जी को लगता है ये हमें इन बुक्स को पढ़कर सुना रहा है, जबकि ये हमें साफ बेवकूफ बना रहा है, भविष्य देखने की बात लेकर। तभी मयंक ने टीना की तरफ देखा, जो इस समय बहुत शांत थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी।
वो साधु पर पूरी तरह से भरोसा कर रही थी। टीना की तरफ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भी कोई पुजारन बन गई हो। उसे देखते हुए मयंक ने अपने आप से कहा, ये ऐसे क्यों दिखाई दे रही है? कहीं इस बूढ़े साधु ने इस पर कोई जादू तो नहीं कर दिया? तभी टीना के शरीर से एक गोल्डन रोशनी निकली, जिसके साथ साथ उस बूढ़े साधु के शरीर से भी एक सफेद रोशनी बाहर आ रही थी, जिस वजह से मयंक उन दोनों की तरफ आंखें फाड़ कर देख रहा था। अब टीना के शरीर से निकलती वो तेज रोशनी और साधु के शरीर से निकलती रोशनी दोनों एक साथ मिल गई थी। उन्होंने अपने पास एक सर्कल बना लिया था। साधु ने अपने मंत्रों को अब जोर से कहना शुरू कर दिया था। वहां एक तेज आवाज आई। लियोन हमेशा कहता था, मयंक तुम एक बहुत ही फियरलेस इंसान हो, लेकिन मयंक ने कभी उसे सीरियसली नहीं लिया और सारे लोग लियोन के ऐसे कहने पर हंसते थे। लेकिन इस वक्त मयंक सच में डरा हुआ था। उसे डर इसलिए लग रहा था क्योंकि टीना के शरीर से वो गोल्डन रोशनी बाहर आ रही थी। मयंक को समझ नहीं आ रहा था कि इस बूढ़े साधु ने टीना को उल्लू बनाने के लिए किस तरह की टेक्निक को यूज किया है, क्योंकि अभी तक मयंक को ये सब कुछ मजाक लग रहा था। मयंक ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, यह सच नहीं हो सकता। तुम्हारे होंठ कांप रहे हैं। तुम्हारा चेहरा ऐसा दिख रहा है जैसे तुम पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो, जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही हो। तुम उनका हाथ छोड़ क्यों नहीं देती? जैसे ही टीना के चेहरे पर दर्द के भाव उभरे तो मयंक ने चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ उसे? क्या गलत है उसके साथ? वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? टीना तुम्हें क्या हुआ? तभी बूढ़े साधु अचानक से चिल्लाए, लड़की, अब टाइम हो चुका है। अगर तुम अभी वापस नहीं आई तो तुम्हें और इंतजार करना पड़ेगा। जल्दी से वापस आओ। टीना ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं पापा नहीं। अगले ही पल टीना और उस बूढ़े साधु के शरीर से निकलने वाली वो गोल्डन रोशनी गायब हो गई। रोशनी के गायब होते ही वो रूम फिर से अंधेरे में खो गया। टीना के चिल्लाने के बाद टीना का शरीर एक कटी पतंग जैसा नीचे गिरने लगा तो मयंक ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। मयंक ने फिर चिल्लाते हुए कहा, टीना तुम ठीक हो? होश में आओ टीना। मयंक के बहुत देर चिल्लाने के बाद टीना ने अपनी आंखें नहीं खोली। उसने उन्हें बंद कर रखा था। फिर मयंक ने बूढ़े साधु की तरफ देखा। साधु जी, आपने उसके साथ क्या किया? जल्दी बताइए। ये ऐसे बेहोश कैसे हो गई? बूढ़े साधु ने अपनी हथेलियां एक साथ रख दी और अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। फिर उन्होंने कहा, वो थोड़ी देर में जाग जाएगी। जब मयंक ने टीना की तरफ देखा तो वो धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसने तेजी से सांस ली और धीरे धीरे अपने आंखें खोल दी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे बस वो रोने वाली हो। मयंक ने नीचे देखा। टीना की आंखों में बहुत दर्द था, जिसे मयंक महसूस कर सकता था। उसने टीना की तरफ देखते हुए पूछा, टीना क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ था तुम्हें? टीना ने धीरे से कहा, मयंक मैं ठीक हूं। मयंक ने उसे पकड़ा हुआ था। वहां से उठकर वो खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ जोड़ते हुए साधु से कहा, साधु जी, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया इसके लिए मैं आपको बहुत थैंक यू बोलती हूं। साधु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक अच्छी लड़की हो। हमेशा याद रखना कि सब कुछ भगवान का तय किया होता है, उसी के अनुसार सब कुछ चलता है। साधु जी ने अब भगवान के सामने सिर झुकाया और फिर अपनी मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना में डूब गए। टीना वहां से धीरे से उठी। उसने नीचे झुककर साधु जी को नमस्ते किया और वहां से चली गई। मयंक असल में उस बूढ़े साधु से पूछना चाहता था कि उसने जो वो गोल्डन चक्र बनाया था वो विद्या उसने कहां से सीखी और क्या वो उसे सीख सकता है, लेकिन उसने नहीं पूछा। तभी टीना ने कहा, मयंक जल्दी चलो, अब मैं यहां पर रुकना नहीं चाहती। टीना उस दिन मंदिर से तेजी से बाहर निकल गई। जब वो बाहर आई तब सूरज की गर्मी से उसे बाहर का वातावरण गर्म लग रहा था। अक्सर वो जब मयंक का वेट करती थी तो उसे इसी तरह धूप में खड़ा रहना पड़ता था। मयंक उसके पीछे चला आया, लेकिन टीना बहुत तेजी से चल रही थी। उसने एक दुकान की तरफ बढ़कर दुकान वाले से कहा, भैया 2 पानी की बोतल देना। मंदिर से निकलने के बाद टीना ने अपने सनग्लासेस लगा लिए थे और चुपचाप रास्ते पर चल रही थी। मयंक ने उसकी तरफ एक पानी की बोतल बढ़ाते हुए कहा, टीना ये लो, थोड़ा सा पानी पी लो। टीना एक पेड़ के पास खड़ी हो गई और उसने पानी की बोतल को अपने मुंह से लगा लिया। थोड़ा सा पानी पीकर अब उसे अच्छा लग रहा था। मयंक भी पानी पीने लगा और तभी उनके सामने से एक आदमी गुजरा।
लेकिन मयंक ने उससे कुछ नहीं कहा। तभी अचानक से टीना ने कहा, मयंक चलो यहां से। अगर कोई और होता तो जरूर टीना से पूछता कि उस बूढ़े साधु ने तुमसे क्या कहा और जब वो गोल्डन सर्कल बना था तब तुमने क्या देखा। लेकिन मयंक ने उससे कुछ नहीं पूछा। मयंक ने जवाब दिया, ठीक है फिर चलो, मुझे बताओ तुम कहां जाना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। टीना ने अपनी बोतल को डस्टबिन में डालते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जाना चाहती मयंक, मैं बस घर जाना चाहती हूं। मयंक ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वो टीना के पीछे चलता रहा। जब वो लोग उस बड़े वाले पहाड़ से नीचे उतरे और मेन रोड पर पहुंचे तो टीना के कदम रुक गए और उसने बिना सर घुमाए मयंक से पूछा, मयंक क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूं? मयंक ने टीना की तरफ देखते हुए कहा, टीना तुम क्या पूछना चाहती हो, साफ साफ बताओ। टीना ने कहा, मैं अकेली घर जाना चाहती हूं। कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मुझे ठीक से सोचने की जरूरत है, इसलिए प्लीज मुझे घर जाने दो, इसलिए मुझे कार की चाबी दे दो। मयंक ने एक पल के लिए सोचा और फिर कार की चाबियां उसे दे दी, लेकिन उसकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक से गाड़ी चलाना टीना, और रास्ते पर अलर्ट रहना। घर पहुंचते ही मुझे एक फोन कर देना। टीना ने चाबियां लेते हुए कहा, मैं समझ गई, मैं अपना ध्यान रखूंगी। टीना ने अपने बैग को अपने कंधे पर लिया और फिर तेजी से आगे बढ़ गई। मयंक ने टीना को दूर जाते हुए देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ क्या हुआ है। उसने एक पल सोचा और फिर वो मंदिर की तरफ दौड़ने लगा। कुछ ही देर में वो दौड़ते हुए मंदिर में पहुंच चुका था। मयंक ने अपने मन में कहा, बूढ़े साधु तुमने टीना के साथ क्या किया, उसे क्या दिखाया वो जो इतनी वियर्ड हो गई है। उसने कभी मेरे साथ इस तरह से बात नहीं की। जैसे ही वो मंदिर में आया तो उसने देखा कि यहां पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। उनमें से कुछ फॉरेनर्स थे जो अपने फोन पकड़कर वहां की फोटोज ले रहे थे। मयंक ने मंदिर के अंदर पैर रखा और चारों ओर देखा। उसे बूढ़ा साधु कहीं नहीं दिख रहा था, तो वो सीधे अंदर चला गया। अंदर के रूम का दरवाजा खुला हुआ था, तो मयंक ने धक्का देकर इस दरवाजे को खोल दिया और अंदर चला गया। मयंक ने गुस्से से कहा, आखिर तुम कहां गए बूढ़े साधु? अभी तो तुम यहीं पर थे और इतनी जल्दी गायब हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? जब मयंक उस रूम के अंदर आया तो वहां पर हल्की सी रोशनी थी, और जब पिछली बार वो वहां पर आया था तब वहां पर खुशबू नहीं थी, हवा भी नहीं थी। लेकिन अब इस कमरे में हवा थी और चारों तरफ खुशबू भी फैली हुई थी। उसने एक इंसान को वहां पर बैठे हुए देखा तो वो आगे चला आया। अपने सामने बैठे हुए इंसान के कंधे पर हाथ रखकर उसने उस साधु को हिलाया। मयंक ने बूढ़े साधु को हिलाते हुए कहा, बूढ़े साधु तुम कहां गायब हो गए थे? मैं यहां इसलिए वापस आया हूं क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जो इंसान वहां पर बैठा हुआ था उसने कुछ नहीं कहा। तब मयंक ने कहा, मुझे बताओ तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या किया है? उसके हाथ पर हाथ रखकर तुमने कौन सी टेक्निक का यूज किया जो वहां पर गोल्डन रोशनी आ गई थी? मयंक ने बूढ़े साधु के कंधे को पकड़ लिया था और जब उसने उस साधु को हिलाया तो लगा कि कुछ गड़बड़ है। बूढ़ा साधु करीब करीब 60 साल का था। भले ही बूढ़ा साधु अपनी उम्र को छुपा सकता था, लेकिन उसका शरीर इतना यंग और मजबूत नहीं हो सकता था जितना कि मयंक को हाथ लगाने पर महसूस हो रहा था। उसकी स्किन बहुत ही नाजुक और शाइनिंग थी। ये सब महसूस करते हुए मयंक ने हैरानी से कहा, क्या तुम वो नहीं हो जो मैं सोच रहा हूं? इससे पहले कि वो कुछ कह पाता वो वहीं फ्रीज हो गया। जिस इंसान के कंधे को उसने पकड़कर उठने पर मजबूर किया था वो बूढ़ा साधु नहीं था, बल्कि वहां पर एक लड़की मौजूद थी। वो कोई और नहीं बल्कि तारा थी। मयंक ने तारा की तरफ देखते हुए कहा, यहां पर क्या चल रहा है तारा? तुम यहां पर कैसे आ गई और वो बूढ़ा साधु कहां गया? मैं यहां पर उससे बात करने आया था। तारा ने व्यंग से मुस्कुराकर कहा, मिस्टर मयंक, तुम बिना किसी वजह के मेरे कंधे को क्यों पकड़ रहे थे? मैं तुम्हें अलर्ट रहने के लिए कह रही हूं। अगर मेरे साथ तुमने कुछ ऐसा किया तो मैं तुम्हें टीनेजर के साथ छेड़छाड़ करने के लिए अरेस्ट करवा सकती हूं। मयंक ने तारा को देखकर जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हट गया। उसने हैरानी से कहा, अरे लेकिन तुम यहां पर क्यों हो? वो बूढ़ा साधु कहां गया? तारा ने भी मयंक की तरफ देखते हुए कहा, कौन सा बूढ़ा साधु? मैं किसी बूढ़े साधु को नहीं जानती। ऐसे किसी इंसान को मैंने यहां पर देखा तक नहीं है।
मैं सुबह से यहां पर ध्यान कर रही हूं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। मयंक ने नाराज होते हुए कहा, तुम ये क्या बकवास कर रही हो तारा? तारा कुछ कहती उससे पहले मयंक वहां से बाहर जाने लगा। तब तारा ने कहा, रुक जाइए मिस्टर मयंक। उस रूम में बहुत छोटी सी खिड़की थी जिसमें बिल्कुल हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। दीवार पर लगे लैंप धीमे धीमे जल रहे थे। तारा यहां पर बैठकर क्या कर रही थी, यही सोचते हुए मयंक ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तारा मुझे सच सच बताओ, तुम यहां पर कैसे आई? जब तुम यहां पर आई तब यहां पर कोई नहीं था। तारा ने मयंक की तरफ देखते हुए पूछा, मैं आपकी बातों से हैरान हूं मयंक अंकल। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह आपका घर नहीं है। मैं यहां पैसे देकर आई हूं, तो मैं यहां क्यों नहीं रह सकती? आपको कब से परवाह होने लगी कि मैं कहां पर हूं? क्या आप और मैं एक दूसरे को जानते भी हैं, जो आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं? तारा को इस तरह से बात करते देख मयंक को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब उससे क्या कहे। तभी उसने ध्यान दिया कि तारा की आंखों में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। जब उसकी आंखों में मयंक को नफरत दिखाई दी तो वो थोड़ी देर के लिए वहीं पर जम गया और कुछ सोचने लगा। मयंक ने अपने आप से कहा, जब रतन जिंदा था तब उन्होंने मुझे बताया था कि रक्षिता ने उन्हें बताया कि जिस रात टीना को उस भूत वाली मास्क पहने लेडी ने किडनैप किया था, उसी रात उसने मयंक पर भरोसा किया था। रतन ने कहा था कि वो तारा की केयर करे। उस टाइम पर मैं मिस्टर ओबरॉय को बचाने में इतना बिजी था कि मैं वहां नदी की तरफ चला गया और तारा की तरफ मेरा ध्यान नहीं रहा। उसके बाद तो एक एक घटनाएं अपने आप घटती गई। जब मैं लियोन और डेविड को एयरपोर्ट छोड़कर होटल गया तो आलिया ने मुझे अरेस्ट कर लिया रतन के मर्डर के केस में। मैंने पुलिस को प्रूफ देकर खुद को छुड़ा लिया। तब रागिनी मुझे ढूंढने आई और टीना को देखने के लिए हॉस्पिटल लेकर गई, और इसी बीच मुझे टीना से प्यार हो गया और उसके साथ में दूसरी जगह चला गया। इन सब के बीच में तारा के बारे में पूरी तरह से भूल चुका था मैं। शायद ये उसी के लिए मुझसे गुस्सा है। अब तारा के सवालों का जवाब कैसे दिया जाए, ये मयंक की समझ में नहीं आ रहा था। उसने धीरे से कहा, देखो तारा, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं बस हैरान हूं तुम अचानक यहां कैसे आ गई, और वो बूढ़ा साधु कहां गया जिसे यहां पर होना चाहिए था। तारा खड़ी हो गई और उसने व्यंग से मयंक की तरफ देखा। फिर वो उस रूम से बाहर निकलने लगी। तभी मयंक उसके पीछे भागा और उसे आवाज लगाते हुए कहा, तारा प्लीज मेरे लिए रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तारा मयंक के लिए रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए वो बिना रुके उस मंदिर से बाहर चली आई और सीढ़ियां चढ़ने लगी। उस मंदिर के राइट की तरफ एक जंगल था। उस जंगल में बहुत पुराने पेड़ मौजूद थे जहां पर बूढ़े साधु को दफनाया जाता था। लेकिन अब वहां पर सिर्फ एक जंगल था, क्योंकि एक सैनिक ने उस जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। तारा ने मयंक की बात नहीं सुनी और वो जंगल की तरफ भाग गई। उसे देखते हुए मयंक ने गुस्से से कहा, अगर मुझे ये फिक्र नहीं होती कि यहां लोग तुम्हारे पीछे भागने पर इसे गलत समझेंगे तो मैंने तुम्हें कब का पकड़ लिया होता तारा। ये राहत की बात थी कि जंगल बड़ा नहीं था और वहां पर ज्यादा लोग भी नहीं थे। जंगल में आने के बाद मयंक ने किसी और चीज की परवाह नहीं की और उसने जल्दी से भागकर तारा को पकड़ लिया। उसके हाथ को पकड़कर मयंक ने धीरे से कहा, तारा पहले मेरी पूरी बात सुन लो। तारा ने गुस्से से मयंक की तरफ देखते हुए कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो तुम, और छोड़ो मेरा हाथ, क्यों पकड़ा है तुमने? मयंक शांति से उसकी तरफ देखने लगा तो तारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मयंक की तरफ देखकर गुस्से में कहा, मयंक किस मुंह से अब तुम मेरे पास आकर मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहां पर कैसे हूं? तब तो तुमने मुझे छोड़ दिया था। जब मेरी मम्मी ने कहा था कि मेरी केयर करो तब तो तुम नहीं आए, और तुम्हें मुझसे क्या काम है, बताओ मुझे। मयंक ने हैरानी से कहा, तुम क्या कह रही हो तारा? मैंने क्या किया है? तुम मुझसे क्यों गुस्सा हो? तारा ने कहा, उस रात मम्मी और मैं टीवी पर टीना की किडनैपिंग की न्यूज देख रहे थे। हमने ये पहले ही सोच लिया था कि तुम उसे बचाने जाओगे, लेकिन हम दोनों तुम्हारी सेफ्टी के बारे में चिंता कर रहे थे। हम भी वहां पर आना चाहते थे, लेकिन मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई। मुझे नहीं पता उस रात मेरी मम्मी कहां गई। तारा ने मयंक को धक्का दे दिया और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। फिर अपने आंसू पोंछते हुए कहा, फिर मैंने जब तुम्हें देखा तो सोचा कि तुम मेरी मम्मी को ढूंढने के लिए मेरे साथ चलोगे, लेकिन जैसे ही मैं वहां पर आई तो रतन नाम के एक आदमी ने मुझसे कहा कि तुम पहले ही अपने काम पर निकल चुके हो अपने दोस्तों के साथ। उन्होंने मुझे यह भी कहा
कि तुम घर पर जाकर उसका वेट करो, क्योंकि मेरी मम्मी ने उनसे कहा था कि तुम फ्यूचर में मेरी केयर करोगे। उन्होंने कहा था कि तुम इसके लिए तैयार थे। तारा ने मयंक की तरफ देखते हुए कहा, मेरी मम्मी के पास ऐसे बहुत से राज थे जो वो मुझे नहीं बताती थी, और गायब होने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर किसी दिन वो चली जाए तो डरना मत, मयंक तुम्हारा ख्याल रखेगा। मयंक ने उसका हाथ छोड़ दिया और वो दूर एक पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई और रोने लगी। उसने मयंक की तरफ देखकर कहा, उस रात जब रतन ने मुझे वो सब कहा, मुझे पता था कि उसने मुझे छोड़ दिया है। उस दिन मैं रोई नहीं, ना ही मुझे डर लगा। मैं एक अच्छे बच्चे की तरह घर लौट आई, क्योंकि मुझे विश्वास था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तारा ने जब सब कुछ मयंक को बताया, तब मयंक की नाराजगी दूर हो गई और उसे पछतावा होने लगा कि उसने तारा की तरफ ध्यान नहीं दिया। तारा ने रोते हुए आगे कहा, मयंक, क्या तुम जानते हो कि मैं उस रात कैसे वहां पर पहुंची थी? उस रात जब मैं घर लौटी तो मुझे डर लग रहा था। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लग रहा था कि सीढ़ियों के ऊपर से कोई चला जा रहा है और वो मुझ पर ध्यान रख रहा है। ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल में कोई मास्क पहना हुआ आदमी मेरी तरफ छुरी लेकर आएगा और मुझे मार देगा। बाद में मैंने हिम्मत की और बाहर चली आई। मैंने ऊपर और नीचे की सारी लाइट्स ऑन कर दी थी। मैं लिविंग रूम में सोफे पर अपने पास कुशन लेकर बैठ गई, लेकिन मुझ में सोने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं सो गई तो कोई वहां पर मेरा इंतजार करते हुए बैठेगा और जैसे ही मैं दरवाजा खोलूंगी वो मेरे ऊपर अटैक कर देगा। अब जब मयंक ने उसकी तरफ देखा तो तारा बहुत देर के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। उसके दिल में जो कुछ भी था उसने बाहर निकाल दिया था। तारा ने अब कुछ नॉर्मल होते हुए कहा, जैसे ही सुबह हुई मुझे घर पर कोई भी दिखाई नहीं दिया और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे पर्सनली कॉलेज ड्रॉप करोगे। जब मैं घर से निकली तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ जरूर कुछ तो हुआ होगा, जिसके लिए तुम्हें टाइम नहीं मिला मेरे पास आने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि तुम सच में किसी काम में बिजी हो। मयंक ने हल्की आवाज में कहा, हाँ, उस रात बहुत सारी चीजें हुई थी जो तुम ना ही जानो तो बेहतर है तारा। तारा ने नीचे की तरफ देखते हुए कहा, कॉलेज के पहले दिन के बाद मैंने आपको आपके बारे में पूछने के लिए फोन किया, लेकिन आपने फोन नहीं उठाया। तब मुझे पता चला कि आपको अगले दिन पुलिस ऑफिसर ने गिरफ्तार कर लिया है और मैंने सुना कि आपको रतन के मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया गया है। मैं उस दिन आपके पास आना चाहती थी, लेकिन मुझे मिस नैना ने रोक दिया और उसने कहा कि यह सारा मैटर तुम खुद ही संभाल सकते हो, इसलिए मुझे कॉलेज जाना पड़ा। मयंक ने फिर से कहा, हाँ, वो सब कुछ मैंने संभाल लिया था। अगर तुम वहां पर आती तो भी मेरी मदद नहीं कर पाती, क्योंकि इस सिचुएशन में कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता था। तारा ने मयंक की तरफ देखते हुए आगे कहा, ठीक है, आने वाले दिनों में मैं तुम्हारा वेट करूंगी। जब तुम मुझे ढूंढने आओगे तो मुझे बताना कि मेरी मम्मी कहाँ गई। मैं वेट करूंगी कि तुम मेरी केयर करने आते हो या नहीं। मैंने कभी तुम्हारा वेट नहीं किया है, लेकिन अब करूंगी। मैं चलती हूं। तारा ने अपनी आंसू भरी आंखों से मयंक की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आया कि वो अब मयंक से क्या कहे। फिर भी उसने व्यंग से कहा, किसी ने मुझे बताया था कि तुमने पहले ही मिस टीना से सारी शिकायतें दूर कर ली हैं। अब तुम टीना के साथ हो। तुमने सिटी में एक घर खरीदा है। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। मयंक को समझ नहीं आ रहा था कि उसे तारा को कैसे समझाना है, इसलिए वो कुछ नहीं कह पाया। मयंक पर तारा की केयर करने की जिम्मेदारी नहीं थी। वो उसकी मम्मी का अच्छा फ्रेंड भी नहीं था। वो सभी एक दूसरे को बस जानते थे, क्योंकि वो एक ही घर में लैंडलॉर्ड और पेइंग गेस्ट की तरह रह रहे थे। चाहे वो कितने भी करीब क्यों ना हो, वो सिर्फ फ्रेंड्स थे। लेकिन फिर भी मयंक तारा के लिए केयरिंग था। उसे तारा की फिक्र थी, इसलिए वो उसे अभी कॉलेज जाने दे सकता था। वो समझ गया था कि रक्षिता के गायब होने के बाद तारा उसे ही अपनी फैमिली समझ रही है। मयंक ने अपने आप से कहा, तारा को नाराज होने का पूरा हक है, क्योंकि वो मुझे अपनी फैमिली समझती है। अगर मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो मुझसे बहुत नफरत करेगी। मयंक की तरफ तारा ने देखा। वो गिल्टी महसूस कर रहा है। ये बात वो समझ गई थी। तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे ये खबर सुनने के बाद मैंने सोचा, क्या ये वही इंसान है जिसे मैं अपना स्टेप फादर बनाना चाहती थी? क्या ये इंसान मेरे मयंक अंकल हैं, जिसे मेरी मम्मी ने मेरी केयर करने के लिए कहा था? उस टाइम पर मैं आपको बहुत हेट करने लगी थी, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत हर्ट थी। मुझे नहीं पता था कि कल क्या होने वाला है
मयंक चुप था। उसने अपनी पॉकेट से सिगरेट निकाली और जैसे ही मुंह में डाली तब तारा की आवाज आई, तुमने मुझे खुद को संभालने के लिए बुलाया था, क्योंकि अब मैं बड़ी हो रही हूं। तुम मुझे इस प्रॉब्लम से निकालने में मेरी मदद कर रहे थे। इस तरह मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि मैं इस दर्द से नहीं निकल सकती। कल मैंने गलती से दिल्ली में रहने वाले एक कॉलेज मेट से सुना कि इस मंदिर में बहुत ही अच्छे साधु आए हुए हैं और वो बहुत दूर देश से आए हैं। वो सबकी विष जान लेते हैं और उनके दर्द को भी दूर कर देते हैं। इसलिए मैं आज उन्हें यहां पर ढूंढने आई थी। मुझे लगा वो मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन बता सकते हैं। मैं अभी अभी बस से उतरी और मैंने तुम्हें एक काली BMW से उतरते हुए देखा था। जब मैंने ध्यान से देखा तो तुम टीना के लिए दरवाजा खोल रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहां पर चली आई। मयंक जिस तरह का आदमी था वो पहले ही समझ जाता था कि कौन उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब तारा ने उसका पीछा किया, पता नहीं क्यों वो समझ नहीं पाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका सारा ध्यान उस वक्त टीना पर था, इसलिए अपने पीछे आने वाले किसी भी इंसान का उसे ध्यान ही नहीं रहा। तारा ने आगे कहा, जब तुम दोनों उस बूढ़े साधु के साथ रूम में चले गए थे तब मैं बाहर से ही उन सारे मंदिरों को देख रही थी। तुम्हारे और टीना के बाहर निकलने के बाद मैं अंदर आई। मैंने उनसे पूछा, क्या आप ही बूढ़े साधु हैं? तो उन्होंने अपना सिर हिलाया। इसी के साथ वो उस पल को सोचने लगी। तारा जैसे ही अंदर आई, उस बूढ़े साधु ने उसे देखते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम यहां पर क्यों आई हो। तुम एक बदनसीब बच्ची हो, इसलिए तुम मुझे यहां पर ढूंढते हुए आई हो, क्योंकि तुम सच जानना चाहती हो। तुम उसे अपने पिता बनाने से ज्यादा खुद के लिए पसंद करती हो। तारा उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने हैरानी से बूढ़े साधु से कहा, क्या ऐसा सच में है? मैं तो अभी भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूं और उनको लेकर मेरी ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। बूढ़े साधु ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, छोटी बच्ची, तुम बहुत छोटी हो ये समझने के लिए, और तुम ये भी नहीं जानती कि किसी इंसान का सामना कैसे किया जाता है। मैं जानता हूं कि तुम उसे पसंद करती हो, लेकिन ये बात तुम नहीं जानती। तुम्हारे दिल में अभी भी इस बात को लेकर क्वेश्चन है। तारा ने अपनी आंख झपकाते हुए पूछा, आप गलत हैं। मैं अपनी मम्मी के साथ उसका रिश्ता जोड़ना चाहती हूं, और आप कैसे जानते हैं कि यह मुश्किल है? बूढ़े साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो कहना चाहती हो वो मैं समझ चुका हूं, लेकिन तुम्हें अभी भी वेट करना होगा। जो अभी अभी यहां से गया है वो वापस यहीं पर आएगा। अगर तुम्हारे पास उसे पूछने के लिए कोई क्वेश्चन है तो तुम उससे पूछ लेना। इसी के साथ तारा प्रेजेंट में वापस आ गई। उसने मयंक को देखते हुए कहा। यह कहने के बाद बूढ़े साधु ने कुछ मंत्र कहे और वहां से चले गए। ये देखने के लिए वो बूढ़ा पुजारी सच कह रहा है या नहीं, मैं वहीं पर तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी, और 15 मिनट बाद तुम सच में वहां पर आ गए। मयंक ये सब कुछ सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी तारा ने कहा वो सच है या नहीं। हालांकि ऐसा ही कुछ उसने अपनी आंखों से थोड़ी देर पहले देखा था। तारा ने अब मयंक की तरफ व्यंग से देखते हुए कहा, ऐसा लगता है कि बूढ़े साधु के पास पावर है, और मुझे पता है उन्हें भगवान ने कोई शक्ति दी है जिसकी वजह से वो ये सब एग्जैक्टली बता रहे थे। मुझे उनसे पूछना चाहिए था कि मेरी मम्मी कहाँ गई। मैंने पूछा भी नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि फिर मैं कभी अपनी मम्मी को नहीं देख पाऊंगी। ऐसा लगता है कि जैसे ये पहले से ही सब कुछ जानते हैं। मयंक तारा की सारी बातें सुनते हुए सिगरेट पी रहा था। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। इस सिचुएशन में मयंक को समझ आ गया कि तारा उसे क्या बताना चाहती थी। तारा के दिल में मयंक के लिए अलग से फीलिंग्स हैं जो कि गलत हैं। ये मयंक समझ चुका था, लेकिन असल में वो तारा को नहीं, रक्षिता को पसंद करता था। मयंक को कुछ ना कहते देख तारा उसके पास आकर खड़ी हो गई और उसने नाराजगी से कहा, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है? क्या तुम्हें मेरी फिक्र नहीं थी? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूं, लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि मुझे उस ब्यूटीफुल CEO की लव को कैसे कम करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं इसके लिए कितना नीचे गिर सकती हूं, लेकिन अब मैं एक केयरलेस इंसान के पीछे पागल नहीं होना चाहती। मयंक ने अपने मन में सोचा, क्या मैं वाकई में एक केयरलेस इंसान हूं? तारा ने मयंक से हाथ मिलाया और फिर वो जंगल से बाहर चली गई। चलते चलते उसने पीछे मुड़कर मयंक को देखते हुए कहा, तुम चाहो तो मेरे साथ मजाक कर सकते हो,
मैं सच में तुम्हारी और मेरी मम्मी की शादी करवाना चाहती थी। तुम्हारी एज कम है और मेरी मम्मी की ज्यादा, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। मैंने मम्मी को यहां तक कहा था कि आपके साथ उनका रिश्ता करने के लिए मैं उनकी हर तरह की हेल्प करूंगी, लेकिन ये सब बकवास है। मेरी मम्मी कहीं नहीं मिली और मैं उससे अब क्यों ही लड़ूंगी, जब मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में सिर्फ टीना है। तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुमने मिस नैना को अपना दुश्मन बना लिया था। अब मुझे पता चल गया है कि मिस नैना कितनी अनलकी है। मयंक ने उसकी बातें सुनने का नाटक किया और उसके पीछे जाते हुए कहा, लेकिन अब तुम कहां जा रही हो? तारा ने अपना सिर घुमाते हुए कहा, मुझे जहां जाना है मैं वहीं जाऊंगी। मिस्टर मयंक, तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए। मयंक ने कहा, अगर तुम घर जाती हो या कॉलेज वापस जाती हो तो मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं होगी, लेकिन अगर तुम्हें लोगों के साथ बाहर घूमने जाना है तो मुझे फिक्र जरूर होगी। तारा ने हल्के से गुस्से में कहा, मैं फिर से पूछना चाहती हूं, तुम कौन हो मेरे? तुम मेरी फिक्र क्यों करते हो सकता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मयंक ने कहा, लेकिन मिस रक्षिता ने मुझे तुम्हारी केयर करने के लिए कहा था, इसलिए मुझे तुम्हारी केयर करने का हक है। तुम अपनी मम्मी की बात तो नहीं टालना चाहती ना? तारा ने मयंक से कहा, मेरे सामने मेरी मम्मी का नाम मत लो मिस्टर मयंक। इसे हमेशा याद रखना, मैं जो चाहे वही करूंगी। भले ही मुझे घूमने के लिए अच्छे लड़के ना मिले, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें मेरी फिक्र है। मयंक ने गुस्सा होते हुए कहा, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो मुझसे? अपनी जबान को लगाम दो। अगर तुमने दोबारा मुझसे ऐसे शब्दों में बात की तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मयंक ने ऑलमोस्ट उसके ऊपर हाथ उठा लिया था, लेकिन उसने खुद को बीच में ही रोक लिया। तारा उसकी तरफ देख रही थी। उसने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझ पर हाथ उठा रहे हो? लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें किसने हक दिया है? अगर तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी। मुझे मारने की कभी हिम्मत भी मत करना। इससे पहले कि तारा अपना गुस्सा पूरी तरह से निकाल पाती, उसके मुंह पर एक करारा तमाचा पड़ा, जिसकी आवाज काफी तेज थी। मयंक ने उसे घूरते हुए कहा, अगर दोबारा मुझसे बदतमीजी से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तारा। मयंक ने हमेशा सोचा कि उसकी परवरिश बहुत अच्छे से हुई है, क्योंकि जब तारा उसके अगेंस्ट खड़ी थी तो उसका सामना गुस्से से नहीं कर सकते थे। उसे प्यार से समझाना बहुत जरूरी था। तारा ने आज मयंक से अच्छा खासा झगड़ा कर लिया था और धमकी भी दी थी कि वो उसे मार भी सकती है, इसलिए मयंक ने उस पर हाथ उठा दिया था। तारा ने अपनी आंखें उठाकर मयंक की तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसने गुस्से से कहा, आज तुमने मुझे थप्पड़ मारकर यह साबित कर दिया है कि मैं तुम्हारी कोई नहीं हूं। इस वक्त तारा जमीन पर गिरी हुई थी। उसके बाल उसके चेहरे पर आ चुके थे। उसने अपने हाथों को अपने गालों पर रख लिया था। मयंक का जोरदार तमाचा उसके गालों पर निशान बना रहा था। मयंक ने खुद को कोसते हुए अपने आप से कहा, क्या मुझे इसे इतनी जोर से मारने की जरूरत थी? अब तो उसकी मम्मी भी नहीं है। उसकी केयर करने के लिए मुझे उसे इतनी जोर से नहीं मारना चाहिए था। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मैंने बहुत कंट्रोल किया था, पर जब वो बदतमीजी से बात कर रही थी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तारा उठकर खड़ी हो गई और उसने मयंक के पास जाकर उसकी शर्ट की कॉलर को पकड़ लिया और उसे हिलाते हुए कहा, मिस्टर मयंक, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे लड़ नहीं सकती? मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल लड़ सकती हूं। अगर मयंक उसे सच में मारने की कोशिश करता तो वो अब तक ये कर चुका होता, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि मयंक को थप्पड़ मारने के बाद बहुत पछतावा हो रहा था। वो इस छोटी बच्ची पर अपनी ताकत कैसे आजमा सकता था? तारा ने अब मयंक के चेहरे पर नाखून मारना स्टार्ट कर दिया था। तारा गुस्से से पागल हो चुकी थी। वो कुछ भी कर रही थी। मयंक उसे दोबारा मारना नहीं चाहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो उसका चेहरा नोच डाले। मयंक ने तारा का हाथ पकड़ लिया और जोर से चिल्लाते हुए कहा, तारा, थोड़ी सी शांत हो जाओ। तुम्हें इतना हाइपर नहीं होना चाहिए। मैं सच में तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता था। तभी तारा ने चिढ़ते हुए कहा, मैं शांत हो जाऊं? मैं बिल्कुल शांत हूं। तुम बस मुझे यहां से जाने दो। इतना कहकर मयंक से वो खुद को छुड़ाने लगी, लेकिन मयंक ने उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, जिसके कारण तारा ने मयंक के हाथों को काट लिया, लेकिन उसे ज्यादा परेशान नहीं कर सकी। दर्द के कारण मयंक ने चिल्लाते हुए कहा, तारा छोड़ो मुझे। क्या तुम थोड़ी देर के लिए शांत नहीं हो सकती? मयंक ने तारा का जो हाथ पकड़ रखा था उसे छोड़ दिया। उसने सोचा, जब मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं
और वो समझ नहीं रही है तो मुझे बस इसे जाने देना चाहिए। जब मयंक ने उसे छोड़ दिया तो तारा उसके गले से लगकर रोने लगी। तारा ने रोते हुए कहा, मेरी मम्मी ने तो मुझे छोड़ ही दिया है, और क्या अब तुम भी मुझे छोड़ देना चाहते हो? क्या मैं इतनी बुरी हूं? मैं ये भी नहीं जानती कि मैं जीकर करूंगी क्या। इससे अच्छा है कि मुझे मार डालो मिस्टर मयंक, मुझे मार डालो ताकि मैं इस सारे झमेले से फ्री हो जाऊं। तारा को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर मयंक हैरान रह गया। चाहे कुछ भी हो, उसने कभी नहीं सोचा था कि ये छोटी लड़की जो उसकी मम्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसके साथ ऐसा हो। अगर रक्षिता इस वक्त उसे देखती तो क्या फील करती? जिस तरह रक्षिता उसके लिए इंपॉर्टेंट थी, उसके लिए मयंक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था। या फिर इसे एक अट्रैक्शन भी कह सकते हैं जो ऑपोजिट जेंडर के साथ होता है। मयंक ने अपने आप से कहा, एक लड़की जब आपको बहुत इंपॉर्टेंस देती है तो इसका मतलब यही होता है कि उसकी जिंदगी में आपके अलावा किसी की अहमियत नहीं है। अगर उसे नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो आपको उस पर गुस्सा होने का कोई हक नहीं है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही ओवरबोर्ड चला गया था। मयंक ने उसके सिर पर हाथ रख दिया और वो उसे थपकी देने लगा। वो थपकी देकर उसे शांत करने लगा। तारा जब शांत हो गई तो उसने धीरे से कहा, देखो तारा, रोना बंद करो। ये सब मेरी गलती है। मैं इतना बिजी था कि मैं तुम्हारे बारे में सच में भूल गया। लेकिन अब फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मम्मी को कभी मुझे कोसने का मौका नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी अच्छे से केयर करूंगा, जैसे कि मैंने तुम्हारी मम्मी से वादा किया था। तारा ने अपनी लाल सूजी हुई आंखों से मयंक की तरफ देखते हुए कहा, तो इन फ्यूचर तुम मेरे बारे में क्या सोचने वाले हो? मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूं। मयंक मुस्कुराया और उसने तारा से कहा, मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त या फिर तुम्हारे साथ एक बड़े भाई की तरह रिलेशन रखना चाहता हूं। लेकिन मैं कभी भी इन फ्यूचर तुम्हारी मम्मी को मिलूंगा तो क्या मुझे उन्हें आंटी नहीं बुलाना पड़ेगा? इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें अपनी भतीजी की तरह ट्रीट करूंगा और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तारा ने मयंक की तरफ देखा। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। फिर भी उसने कहा, तुमने खुद कहा था कि तुम्हें अंकल के तौर पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, तो मुझे इग्नोर मत करना। जब भी मैं उदास हो जाऊं तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा और तुम्हें मेरे साथ खुश रहना होगा। मैं खुश हूं, इसलिए एक और बात है, जिसे मैं पसंद नहीं करती तुम्हें भी उसे हेट करना होगा। प्रॉमिस करो मुझसे। तारा जो कुछ भी बोल रही थी वो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते को क्लियर कर रहा था। मयंक ने जैसे ही इसके बारे में सोचा, उसने तारा की तरफ देखते हुए कहा, ये मत सोचो कि तुम्हारा भाई, अरे मेरा मतलब है कि तुम्हारे अंकल ये नहीं जानते कि तुम क्या सोच रही हो। मेरे लिए तुम्हारा ये अट्रैक्शन इसलिए है क्योंकि तुम जब छोटी बच्ची थी तब तुम्हारे पापा नहीं थे। ये एहसास अफेक्शंस की तरह है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तुम अपने आप समझ जाओगी कि जिसे तुम पसंद करती हो वो लड़का मैं नहीं हूं। मैं ये सारी बातें तुम्हें अभी नहीं समझा सकता, लेकिन एक दिन तुम जरूर समझ जाओगी। अब रोना बंद करो। जब तक तुम रोगी नहीं, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तारा ने अपने आंसू पोंछ दिए और मयंक की तरफ देखते हुए कहा, मैं अब और नहीं रोऊंगी क्योंकि अब कोई रीजन नहीं है रोने का मेरे पास। लेकिन मैं एक बात तुमसे अभी कहना चाहती हूँ, मुझे वो टीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे वो नैना भी कुछ खास पसंद नहीं थी। जिस तरह तारा ने अभी कहा था कि वो जिसे पसंद नहीं करेगी, मयंक को उसे हेट करना है, ये याद आते ही मयंक अब अजीब सी सिचुएशन में फंस गया था। मयंक का ऐसा चेहरा देखकर तारा ने मयंक की नाक को खींचते हुए कहा, मयंक अंकल। मयंक अंकल ही कहूंगी मैं अब से आपको। आप देखो आपका चेहरा कैसा हो गया है। मैं सिर्फ आपको चिढ़ा रही हूं। मैं आपको अपनी ब्यूटीफुल सीईओ से हेट करने के लिए कैसे कह सकती हूं? मयंक ने झूठ मूठ गुस्सा होते हुए कहा, तारा तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ये कैसा मजाक है? आगे से कभी मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना, वरना मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। अब आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तारा ने अब अपना सिर नीचे किया और अपने आंसुओं को पूरी तरह से पोंछ दिया। फिर उसने अपने हाथ पीछे कर लिए और वो यहां से वहां कूदने लगी। तारा ने मयंक के सामने जिद करते हुए कहा, मयंक अंकल, मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ उस पहाड़ पर चलें और फिर मेरे साथ बारबेक्यू खाने चलें, फिर मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए चलें।
फिर वो खुद से कहने लगी, क्या ये सब कुछ कुछ ज्यादा हो गया है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मयंक समझ गया था कि तारा को पहाड़ पर चढ़ना अच्छा लगता है और उससे उसे खुशी मिलती है। अगर उसे इससे खुशी मिलती है तो वो जरूर ऐसा करेगा। मयंक के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे हम, और तुम बहुत लकी हो कि मेरे पास शाम को थोड़ा सा फ्री टाइम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग भी चल सकता हूं। तारा ने कहा, मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन हूं मयंक अंकल, आप ज्यादा मत सोचिए। तारा ने मयंक का हाथ पकड़ लिया और वो उसे जंगल से बाहर लेकर आ गई। मयंक ने तारा की तरफ देखा, जो बड़ी सी स्माइल लिए हुए पेड़ पौधों पर लगे हुए उन फ्लावर्स को स्मेल कर रही थी और खुश हो रही थी। मयंक उसे देखकर हैरान था कि अभी अभी तो रो रही थी और अब इतनी हंस रही है कि उसके जैसा कोई सुखी इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। तारा के साथ साथ पहाड़ पर चढ़ने से मयंक को भी खुशी मिल रही थी। पहाड़ पर पहुंचने के बाद तारा ने अपनी दोनों हाथ हवा में फैला दिए और उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं आज बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। मयंक ने उसे देखते हुए अपने पॉकेट से सिगरेट निकाल ली थी। उसने लाइटर से उसे जला लिया और मुस्कुराकर तारा की तरफ देखने लगा। अब तारा में वो लड़की दिखाई नहीं दे रही थी जो थोड़ी देर पहले उससे लड़ रही थी। अब वो एक अच्छी लड़की में बदल चुकी थी। जब मयंक इस बारे में सोच रहा था तो तारा ने जोर से कहा, मम्मी आप कहाँ हैं? क्या आप जानती हैं कि मैं आपको कितना मिस कर रही हूँ? मम्मी मैं यहाँ पर हूँ, प्लीज मम्मी आप जल्दी से वापस आ जाओ, आई मिस यू सो मच। मयंक एक अनाथ बच्चे की तरह ऑर्फनेज में पला बड़ा था। वो एक बिना माँ बाप के बच्चे की फीलिंग को अच्छे से समझ सकता था। इसलिए जब उसने तारा को चिल्लाते हुए सुना तो उसे बहुत हर्ट हुआ। इसलिए मयंक उसके पास चला गया और उसकी पीठ को थपकी देने लगा। जब मयंक ने तारा की तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो फिर से रो रही थी। मयंक ने उस वक्त उन दोनों के रिश्ते को इग्नोर कर दिया था और उसे अपनी बाहों में ले लिया था। फिर उस सब्जेक्ट को बदलने के लिए उसने तारा से कहा, तारा अब तुम छोटी नहीं रही, तुम्हें अब इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम किसी भी प्रॉब्लम से लड़ सको और उससे बाहर निकल सको। मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। तारा ने कहा, आप क्या बताना चाहते हैं? कुछ भी हो मैं उसे सह सकती हूं, इसलिए आप आराम से मुझे सारी चीजें बता सकते हैं। मयंक ने कहा, हाँ मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम इसे सह सकती हो। मयंक ने अपनी सिगरेट बुझाकर उसे पहाड़ के नीचे फेंक दिया। फिर उसने नदी के पास जो कुछ भी देखा था उसके बारे में और फिर रक्षिता के बारे में सब कुछ तारा को बता दिया। तारा सब कुछ ध्यान से सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद मयंक ने तारा से कहा, मुझे नहीं पता कि तुम अपनी मम्मी के बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत ही मिस्टीरियस है। मैं सच में नहीं जानता कि वो कहाँ चली गई, और इसके अलावा गायब होने से पहले उसने अपना सारा सामान पीछे क्यों छोड़ दिया था। ऐसा उसने क्यों किया, ये मुझे समझ नहीं आया। तारा ने सामान देखते हुए बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर थोड़ी देर के बाद उसने धीरे से कहा, मयंक अंकल, असल में मुझे पहले ही पता था कि मेरी मम्मी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। उन्होंने मुझे अपने पास के बारे में कभी नहीं बताया। जब भी मैंने पूछने की कोशिश की तो वो चुप हो जाती थी और कुछ नहीं बताती थी। वो बस थोड़ी सी घबराई हुई दिखती थी। उनके घबराने के बाद मैंने उनसे कुछ पूछना ही बंद कर दिया था। प्लीज मयंक अंकल, अब मेरी मम्मी के बारे में कुछ भी मत बोलिए। मुझे ऐसा लग रहा है वो अपनी लाइफ वैसे जी चुकी है जैसे वो जीना चाहती है। मयंक ने सिर हिलाते हुए कहा, जब तक तुम ऐसा सोचती हो ये मेरे लिए भी राहत की बात है। हम दोनों की अगर बात करें तो तुम पहले से ही मुझसे बहुत हैप्पी हो। और एक बात बताऊं, तुम्हारे कॉलेज जाने से पहले तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ थी। ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम बहुत खुश नसीब हो तारा। तारा ने मयंक की तरफ देखते हुए कहा, मयंक अंकल, मुझे आप पर तरस आता है। मयंक ने हैरानी से पूछा, क्या कहा तुमने? तुम्हें मुझ पर तरस आता है? देखो जरा, बहुत सारे लोग मुझसे जलते हैं और तुम कह रही हो कि तुम्हें मुझ पर तरस आता है। तारा ने कहा, मैं जानती हूं बहुत सारे लोग आपसे जलते हैं। मयंक अंकल, आपको क्या लगता है कि वो बूढ़ा साधु सच में किसी का भविष्य पढ़ सकता है? मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां तक ये बात है कि वो किसी का भविष्य पढ़ सकता है या नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन टीना को उसने सच में डरा दिया था।
इसलिए वो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। तुम्हारे लिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अब हम इसके बारे में बात नहीं करते। चलो, हमें पहाड़ से नीचे उतरना है, जिसके बाद मैं तुम्हें चिकन कबाब खिलाऊंगा। तारा ने उछलते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, चलो चलें। मयंक को खींचते हुए तारा पहाड़ से नीचे ले जाने लगी। तारा के साथ जुड़े इस नए रिश्ते में ये उसकी पहली शॉपिंग थी। मयंक को अपने साथ शॉपिंग करते हुए देख उसे जो खुशी हो रही थी उसे बयां नहीं किया जा सकता था। शॉपिंग करते वक्त उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कितनी थकी हुई है, लेकिन इसका उल्टा मयंक के साथ था। चाहे वो कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर क्यों ना हो, पहाड़ चढ़ने और उतरने में उसकी हालत खराब हो गई थी। उसके बाद शॉपिंग के बैग्स पकड़ने में उसके हाथ दर्द कर रहे थे, फिर भी वो उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसने जहां जहां तारा ने शॉपिंग की थी सब जगह बिल पे किया था। एक जगह पर बिल पे करने के बाद जैसे ही वो शॉप से बाहर निकलने लगा तो वहां की एम्प्लॉय की आवाज उसके कानों पर पड़ी। लड़की को देखा तुमने, कितनी यंग है ना, और वो इंसान उसके सामने कितना एज लग रहा है। पूरी शॉपिंग करवाई है उस आदमी ने उसकी, लेकिन क्या इतनी छोटी लड़की के साथ ऐसा करना सही है? उसे शोभा नहीं देता इतनी छोटी लड़की को डेट करना। मयंक ने उसकी बात सुनी, लेकिन वो कोई जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो चुपचाप वहां से निकल गया। मयंक बहुत बुरे तरीके से थक चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर ही टूट गए हों, लेकिन उसे तारा की चिंता हो रही थी। मयंक ने तारा से कहा, मिस तारा, मैं तुम्हें यहां अकेले नहीं छोड़ सकता। तुम यहां अकेले में डर जाओगी। मैं यहां पर तुम्हें कंपनी देने के लिए मिस अंतरा को बुला लेता हूं। तारा ने कहा, नहीं मयंक अंकल, तुम मुझे मेरे कॉलेज में छोड़ दो। वहां पर एक बढ़िया डॉर्मेट्री है, मैं वहीं पर सो जाऊंगी। अब तो मेरे रूममेट्स भी अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं। मयंक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ते हुए रेस्टोरेंट निकल जाऊंगा। मिस तारा ने कॉलेज के बाहर कार रोकी। तारा मुस्कुराते हुए कार से उतरने लगी। तभी मयंक ने उसे रोकते हुए कहा, रुको रुको मिस तारा। फिर मयंक ने अपने पॉकेट से अपना बैंक कार्ड निकालकर तारा की तरफ बढ़ा दिया। तारा ने हैरानी से पूछा, मयंक अंकल, ये कार्ड आप मुझे क्यों दे रहे हैं? मयंक ने कहा, मिस तारा, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है, तुम इसे अपने पास रखो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम नजर आए तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत यहां आ जाऊंगा। तारा कार्ड लेने में हिचकिचा रही थी। मयंक के फोर्स करने पर उसने वो कार्ड ले लिया और हंसते हुए कहा, मयंक अंकल, तुम्हें इस कार्ड के एक्सचेंज में मैं अपने रूममेट से मिलवाऊंगी। वहां दो ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं। यह सुनकर मयंक ने तारा की तरफ घूरा तो तारा हंसते हुए अपने कॉलेज की तरफ दौड़ पड़ी। मयंक ने मन ही मन कहा, माना मिस रक्षिता इंडिया की सबसे ब्यूटीफुल लेडी है, लेकिन उन्हें हमेशा ही पैसों की तंगी रहती थी, नहीं तो वो अपना घर किसी को किराए पर नहीं देती। मयंक ने कार स्टार्ट कर अपने रेस्टोरेंट की ओर बढ़ा दी। वहीं आकाश सनशाइन रेस्टोरेंट के रिसेप्शन पर खड़ा होकर अंतरा से बात कर रहा था। आकाश ने कहा, मिस अंतरा, आज तुम इस व्हाइट ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, बिल्कुल चांद की तरह। अंतरा ने शर्माते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर आकाश। अंतरा से बात करते हुए आकाश बार बार डोर की तरफ देख रहा था। उसे डर था कहीं मयंक उसे अंतरा से फ्लर्टिंग करते हुए ना देख ले। तभी उसे मयंक रेस्टोरेंट में आता हुआ दिखाई दिया। टीना की बात सुनते ही मयंक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मन ही मन सोचने लगा, जिस लड़की के लिए मैंने अपनी टीम को फिर से ऑर्गेनाइज किया, जिसके लिए मैंने उस ग्रैंड होटल से कूदने में एक सेकंड नहीं लगाया, जिसके लिए मैंने मिस रक्षिता और मिस नैना को बुला दिया, वो मुझसे कह रही है कि उसे मुझ पर भरोसा नहीं रहा। ये सब क्या है? मयंक ने गुस्से में कहा, मिस टीना, मैंने जितनी केयर तुम्हारी की है उतनी आज से पहले किसी की नहीं की थी। ये दूसरी बार है जब मुझे एक लड़की से इस तरह की बात सुननी पड़ रही है। ये कहकर मयंक बेडरूम से बाहर निकलने लगा। उसे पूरा भरोसा था कि टीना उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक लेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मयंक के दिमाग में कुछ साल पहले का वही फ्लैशबैक चलने लगा, जब कृतिका ने उसके साथ धोखा किया था। मयंक जब कृतिका से आखिरी बार मिला था तो उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा था, दरअसल मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूं मयंक। दरअसल तुम्हारे जाने के बाद मैं बेहद अकेली पड़ गई थी। तुम्हारा काम ऐसा था कि ना तो तुम मुझे कॉल कर सकते थे और ना मैसेज। और तुम जानते हो, हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिनको वो किसी अपने के साथ शेयर करना चाहता है, और जब मेरी लाइफ में भी वैसे मोमेंट्स आए तो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अभी कृतिका कुछ और बोलती इससे पहले मयंक ने उसके हाथ में एक अंगूठी देखी और उसका हाथ
अपने हाथ में लेते हुए कहा, ये क्या, तुम्हारे हाथ में ये वो अंगूठी तो नहीं है जो मैंने तुम्हें दी थी, और ये तो महंगी लग रही है। कृतिका ने मयंक की बात सुनी और मयंक को दिलासा देते हुए कहा, मैं जानती हूं, मगर अब बहुत देर हो चुकी है मयंक, क्योंकि जब मैं यहां अकेली थी तो वो मेरी जिंदगी में एक तूफान बनकर आया और मेरी सारी परेशानियां, मेरा सारा अकेलापन सब कुछ उड़ा कर ले गया और मेरे कदमों में दुनिया जहां की सारी खुशियां लाकर रख दी उसने। अब मैं किसी और की हो चुकी हूं। यही सब सोचते हुए मयंक के लिविंग रूम से बाहर निकलने तक टीना ने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर मयंक ने बाहर जाते हुए कहा, मिस टीना, एक दिन तुम जरूर समझोगी कि ये सब मैं सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहा हूं। कहकर मयंक वहां से बाहर निकल गया। गेट बंद होने की आवाज सुनते ही टीना बेड पर लेट गई और रोने लगी। टीना अच्छे से जानती थी कि मयंक उसकी बहुत केयर करता था। वो ये भी जानती थी कि वो उससे बहुत प्यार करने लगी थी, लेकिन उसे आज मयंक की बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। टीना बेड पर रोते हुए बड़बड़ाने लगी, आखिर क्या राज है उस बुक के अंदर? डैड, आपने मुझे उस बुक के बारे में क्यों नहीं बताया था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे मयंक पर भरोसा करना चाहिए या नहीं? तभी उसका सिर चकराने लगा। उसने अपने सिर पर हाथ रखा। उसका सिर दर्द से फटने लगा था। कुछ ही देर में वो बेड पर बेहोश हो चुकी थी। वहीं मयंक गुस्से में घर से पैदल ही बाहर जाने के लिए निकल पड़ा था। उसने अपनी मंजिल डिसाइड नहीं की थी। वो बिना रुके उस सड़क पर बढ़ते ही जा रहा था। स्ट्रीट लाइट के उजाले में उसकी परछाई रोड पर पड़ रही थी। मयंक ने बड़बड़ाते हुए कहा, मिस टीना, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन जिस दिन तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा तुम मेरे पास दौड़ती हुई आओगी और मेरे सामने रोते हुए अपने प्यार का इजहार करोगी। ये सोचकर मयंक हंसने लगा। उसने अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालकर सुलगाई और रोड पर धीरे धीरे चलने लगा। तभी अचानक से एक कार का हॉर्न सुनाई दिया। मयंक ने आंख उठाकर सामने देखा। सामने एक पुलिस जीप खड़ी थी। जीप से एक ब्यूटीफुल लेडी इंस्पेक्टर बाहर आई, जिसे मयंक बहुत अच्छे से पहचानता था। इंस्पेक्टर आलिया ने कहा, मिस्टर मयंक, मैंने तुम्हें दूर से ही देख लिया था। तुम आधी रात को इस तरह भूतों की तरह रोड पर क्यों घूम रहे हो? मयंक ने कहा, आलिया, जैसा तुम कह रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मेरी लाइफ सिर्फ कड़वाहट से भरी हुई है। मुझे अपनी बची हुई लाइफ को सोते हुए जाया नहीं करना चाहिए। अब तुम ही देख लो, अगर मैं घर में ही सोया रहता तो क्या मेरी तुम जैसी ब्यूटीफुल इंस्पेक्टर से मुलाकात हो पाती? फिर उसने आलिया से पूछा, तुम अभी तक पुलिस ड्रेस में हो, मतलब तुम्हारी नाइट ड्यूटी लगी हुई है? आलिया ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मिस्टर मयंक, मैं ड्यूटी पर नहीं हूं। आज पुलिस स्टेशन में मैं एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी कर रही थी, बस उसी की वजह से थोड़ी लेट हो गई हूं। मयंक ने कहा, हाँ वाकई पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी निभाना आसान काम नहीं है। इंस्पेक्टर आलिया, तुम जाओ और घर पर आराम करो। आलिया ने हंसते हुए पूछा, और तुम ऐसे ही भूतों की तरह भटकते रहोगे? क्या तुम्हें कल शॉप पर नहीं जाना है? मयंक ने कहा, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ी देर के लिए घूमने आया था, बस थोड़ी देर में वापस घर चला जाऊंगा। आलिया ने हंसते हुए कहा, मिस्टर मयंक, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ बार में ड्रिंक करने चल सकते हो। मयंक ने कहा, वैसे तो मैं ऐसे इनविटेशन हमेशा रिजेक्ट करता हूं, लेकिन जब तुम्हारे जैसी ब्यूटीफुल इंस्पेक्टर इनवाइट करे तो मना करने का सवाल ही नहीं उठता। आलिया ने अपनी कार का डोर खोलते हुए कहा, मिस्टर मयंक आ जाइए, आई विल गिव यू अ ट्रीट टुनाइट। आलिया ने एक वेल नोन बार पर जाकर जीप रोकी। वहां कई लोग ग्रुप बनाकर पहले से ड्रिंक कर रहे थे। मयंक ने वहां एक खाली टेबल देखी तो उस ओर बढ़ने लगा। उसके पीछे आलिया भी उसी तरफ बढ़ गई। वेटर ने आकर पूछा, सर ऑर्डर प्लीज। मयंक ने कहा, 1 डजन बियर बॉटल एंड सम स्नैक्स एंड फॉर द लेडी सम डिलिशियस फूड। वेटर ने कहा, ओके थैंक यू सर, और वहां से चला गया। कुछ देर के बाद जैसे ही वेटर ने वहां बियर बॉटल रखी, मयंक ने कुछ ही सेकंड में एक साथ 3 बॉटल उतार ली। ये सब देखकर आलिया शॉक्ड रह गई। आलिया ने पूछा, मिस्टर मयंक, तुम ठीक तो हो ना? बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मयंक ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है? आलिया ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें प्यार में धोखा मिला हो और तुम ठोकर खाए हुए आशिक की तरह नशा कर रहे हो। यह सुनकर मयंक सन्न रह जाता है। फिर हंसते हुए कहने लगा,
हाँ आलिया, तुम सच कह रही हो, लेकिन इतना बताओ, जब तुम जैसी हजारों खूबसूरत गर्ल्स मेरे आसपास घूमती रहती हैं, तो फिर तुम ही बताओ, क्या मैं खुद किसी के प्यार में पड़ सकता हूं? आलिया ने बियर पीते हुए कहा, मिस्टर मयंक, तुम भूल रहे हो कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। मयंक ने कहा, हाँ मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम पुलिस ऑफिसर हो और तुमने पुलिस की यूनिफॉर्म भी पहन रखी है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? आलिया ने कहा, लोगों का ऐसा मानना है कि पुलिस ऑफिसर से इस तरह की बात करना खतरनाक साबित हो सकता है। मयंक ने कहा, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारी आंखों में क्या देख रहा हूं? आलिया ने पूछा। तुम ही बताओ। मयंक ने कहा, मुझे इनमें चमक नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये तुम्हारी आंखें ना होकर टॉर्च हो। आलिया ने हंसते हुए कहा, मिस्टर मयंक, इस तरह फ्लर्टिंग करने का तुमने कोई कोर्स कर रखा है क्या? मयंक ने कहा, चलो अब हम कोई बात नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ ड्रिंक एंजॉय करेंगे। मयंक ने फिर से एक बोतल उठाकर होंठों से लगा ली। आलिया मयंक को इस तरह परेशान होकर ड्रिंक करते हुए देख बहुत खुश हो रही थी। फिर मयंक ने पूछा, मिस आलिया, क्या रतन काका के केस में कोई प्रोग्रेस हुई है? आलिया ने कहा, नहीं मिस्टर मयंक, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कातिल बहुत ज्यादा चालाक था। उसने वहां पर अपना कोई सबूत नहीं छोड़ा था। मयंक ने फिर धीरे से पूछा, क्या तुम उस गुफा वाले मंदिर के पुजारी के बारे में जानती हो? आलिया ने हैरानी से पूछा, गुफा वाले पुजारी? ये कौन है? क्या वो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं? मयंक ने कहा, नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था। कहकर उसने एक और बोतल उठाकर होंठों से लगा ली। आलिया मयंक की ओर देखते हुए धीरे धीरे स्नैक्स ले रही थी। मयंक ने तकरीबन 1 घंटे के अंदर बियर की 10 बोतल गटक ली थी। 10 बोतल पीना मयंक के लिए मामूली बात थी। उसने 10वीं बोतल नीचे रखकर आलिया की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी मिस आलिया, आज मैंने जो ड्रिंक करी है इतनी खुशी से मैंने पहले कभी नहीं की थी। आज मैं बहुत खुश हूं। मेरी और बियर्स कहाँ हैं? कहकर मयंक इधर उधर देखने लगा। आलिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मिस्टर मयंक, तुम और ड्रिंक नहीं कर सकते। इससे ज्यादा ड्रिंक तुम झेल नहीं पाओगे। मयंक ने कहा, मिस आलिया, तुम ऐसा कहकर मेरा मजाक उड़ा रही हो। डोंट वरी, मैं पहले इससे भी ज्यादा ड्रिंक कर चुका हूं। वेटर, बियर लाओ। आलिया हैरानी से मयंक की तरफ देखने लगी। कुछ बोतल पीने के बाद मयंक को नशा चढ़ने लगा था। उसने नशे में पूछा, मिस आलिया, मुझे बताओ, अगर मेरी जगह तुम होती और तुम्हें कोई लड़की कहती कि उसे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, तब तुम क्या करती? आलिया ने मयंक को रोकते हुए कहा, मिस्टर मयंक, तुमने बहुत ड्रिंक कर ली है, अब तुम्हें चलना चाहिए। मैं जानती हूं तुम ये सब मिस टीना के बारे में कह रहे हो। मयंक ने कहा, हाँ तो क्या, वो कुछ भी कहेगी और मैं चुपचाप सुनता रहूंगा। इतना कहकर मयंक ने फिर से एक बोतल उठाई और होंठों से लगा ली, लेकिन वो उसके चेहरे से होते हुए उसकी ड्रेस पर आ गई। उसकी ड्रेस खराब हो गई थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मयंक ने गुस्से में कहा, उस गंजे पुजारी के कारण आज उसने मुझे कहा कि मैं उसके भरोसे के लायक नहीं हूं। वेटर, जाओ मेरे लिए और बियर लेकर आओ। 2 बोतल और पीने के बाद मयंक ने कहा, आओ इंस्पेक्टर आलिया, मेरा ड्रिंक में साथ दो। मैं आज तब तक ड्रिंक करूंगा जब तक मैं नशे में चूर ना हो जाऊं। ये कहते हुए मयंक ने एक और बोतल होंठों से लगा ली, पर एक और बोतल पीने के बाद मयंक का सिर चकराने लगा। कुछ ही देर के बाद वो टेबल पर सिर रखकर बेहोश हो गया। आलिया ने काउंटर पर बिल जमा किया और बार टेंडर की मदद से मयंक को अपनी कार तक पहुंचाया। जैसे ही बार टेंडर वहां से पलटा, आलिया कार के अंदर जाकर मयंक को ठीक से बैठाने लगी। तभी अचानक से मयंक ने आलिया की ड्रेस पर ही वॉमिट कर दी। ये देखकर आलिया शॉक्ड रह गई। उसने धीरे से आसपास देखा, वहां कोई भी नहीं था। वो नहीं चाहती थी कोई उसे इस हाल में देखे। आलिया ने डैशबोर्ड से टिश्यू पेपर उठाकर पहले मयंक का मुंह साफ किया, फिर ड्राइविंग सीट पर बैठकर टिश्यू पेपर से अपनी ड्रेस क्लीन करने लगी। आलिया ने मन ही मन कहा, मेरा नसीब अच्छा था जो यहां कार तक पहुंचने तक मयंक ने एक बार भी वॉमिट नहीं की। आलिया ने कार स्टार्ट करते हुए सोचा, मुझे मिस्टर मयंक को यहीं किसी होटल में छोड़ देना चाहिए। फिर अगले ही पल उसका मन बदल गया और उसने डिसाइड किया कि वो उसे अपने घर ही ले जाएगी।
रास्ते भर मयंक ने कार में वॉमिटिंग की, जिससे आलिया की कार में वाइन की बदबू फैल गई और वो पूरी गंदी हो गई। आलिया को अपने आप पर गुस्सा आने लगा। वो मन ही मन कहने लगी, काश मैंने मयंक को वहीं बार में ही छोड़ दिया होता तो अच्छा था। आलिया ने अपने घर पहुंचकर कार पार्क की और जैसे ही मयंक को कार से बाहर निकालने लगी, मयंक ने उस पर फिर से वॉमिट कर दी। आलिया सन्न रह गई। अब आलिया को और कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने मयंक को अपने कंधों पर उठाया और घर में ले आई। आलिया अपनी पुलिस ट्रेनिंग में हमेशा टॉपर रही थी। उसकी फिजिकल फिटनेस इतनी स्ट्रांग थी कि वो 100 किलो से ज्यादा वजन वाले इंसान को उठा सकती थी। आलिया का घर ज्यादा बड़ा नहीं था। उसमें एक रूम और एक लिविंग रूम था और साथ ही एक स्पेशल बाथरूम था। मयंक को सोफे पर लिटाकर आलिया ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया और फिर मयंक के कपड़े उतारने लगी। वो मयंक को लेकर बाथरूम में पहुंची और मयंक को नहलाने के बाद उसने खुद भी शावर लिया और अपना नाइट गाउन पहन लिया। फिर मयंक को ले जाकर उसने बेड पर लिटा दिया। मयंक को धीरे धीरे होश आने लगा था। उसे अपनी बॉडी गीली लग रही थी, जिससे वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। मयंक ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और वो बेड पर लेटा हुआ था। उसे अपने सामने एक लड़की विंडो से बाहर की ओर देखती हुई नजर आई। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे सब कुछ ब्लर नजर आ रहा था। उस लड़की में मयंक टीना को देख रहा था। उस लड़की को देख मयंक ने धीरे से कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? ये कहकर मयंक लड़खड़ाते हुए उठा और तेजी से लड़की की तरफ लपका। मयंक उस लड़की का नाइट गाउन खींचने लगा। आलिया रेडी होने के बाद किचन में जाने वाली ही थी कि तभी मयंक उसका नाइट गाउन खींचने लगा। अचानक हुए इस हमले से आलिया घबरा गई और चिल्लाने लगी, मिस्टर मयंक, ये तुम क्या कर रहे हो? जरा होश में आओ। मयंक की आंखें गुस्से में सिर्फ आलिया को घूर रही थी, जिससे आलिया को घबराहट होने लगी थी। मयंक की आंखें उसे आज बहुत अलग नजर आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो मयंक की नहीं बल्कि किसी भेड़िए की आंखें हों। वो मयंक की आंखों को देखकर डरने लगी। आलिया ने कहा, मिस्टर मयंक, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी मयंक गुस्से में चिल्लाने लगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझ पर, जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, तुम्हारे लिए इतने खतरे उठाए और उसके बाद मुझे सुनने को मिल रहा है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है।